न्यायालय के आदेश के अवहेलना कर निष्कासन अवधि से पूर्व जनपद देहरादून में प्रवेश किया जाता है तो आपके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 10 एवं बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं आरटीआई क्लब के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट बीपी मैथानी जी। हम इनसे जानेंगे कि आजकल विकेश नेगी प्रकरण उत्तराखंड में बड़ा उछल रहा है। विकेश नेगी अपने को आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हैं, अधिवक्ता हैं, उन्हें जिला बदर कर दिया जाता है पुलिस द्वारा। तो हम इस मामले में जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर रहकर ये लोगों के अधिकारों की लड़ाई किस तरह से लड़ रहे हैं आरटीआई के माध्यम से, और आरटीआई एक्टिविस्ट बने रहना कितना मुश्किल है इस दौर में। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विकेश नेगी जी का सवाल है, वो एक अधिवक्ता भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो वैसे वो आरटीआई क्लब के सदस्य नहीं हैं, हमारा उनसे डायरेक्ट परिचय नहीं है। लेकिन इस बीच जब उनका जिला बदर हुआ और अखबारों में सब सुर्खियाँ छपी और उसमें लिखा हुआ था कि आरटीआई एक्टिविस्ट को जो है जिला बदर कर दिया गया, तब हमको लगा कि ये गलत हो रहा है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो हमेशा जो ये देश का कानून है, और ये कानून ऐसा है जो देश में भ्रष्टाचार जो है, जो लोक प्राधिकारियों में जो ये शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए कानून बना है। तो उसमें अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको इस तरह से प्रत्याड़ित नहीं होना चाहिए, उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसा ही लगा कि ये हो सकता है कि उनके कुछ और वो अधिवक्ता भी हैं, उनके कुछ और काम भी रहे होंगे, लेकिन इस तरह से जो इसका ये प्रकाशन हुआ कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को जो जिला बदर कर दिया गया, उससे हमको जो है बड़ी मतलब वो हुई, धक्का लगा और हमने सोचा कि इस पर हमको कुछ काम करना चाहिए। अब उसका जो जिला बदर जो है काम जो है वो जिलाधीश ने किया था या डीएम साहब ने साहिबा ने किया था, तो इसलिए हमने उनको आज एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ये कहा है कि जो भी है ठीक है, आपकी नज़र में वो एक अपराधी है, उनके खिलाफ़ कई मुकदमे हैं, लेकिन हमसे जो बात उनकी हुई है और उन्होंने हमको जो कहा हुआ है टेलीफोन पे, वो ये है कि उनके खिलाफ़ जितने भी मुकदमे हैं वो न्यायालयों में कभी कहीं वो है प्रूफ नहीं हुए हैं, वो सब निरस्त हैं। और उनको जो उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है इसलिए हो रहा है कि उन्होंने हाई प्रोफाइल जो हैं कुछ मामले भ्रष्टाचार के। हाई प्रोफाइल कौन से मामले? अब हाई प्रोफाइल जैसे ये सैन्य धाम एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अंतर्गत आता है। हाँ, वो उनके अंतर्गत वो मिनिस्टर हैं और उनके अंतर्गत तो सैन्य धाम आ रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ है और उसमें जो है उसका टाइम पर भी उसका वो नहीं बना, मतलब काम पूरा नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने यहाँ के जो निगम के जो मेयर थे सुनील गामा देहरादून के मेयर, हाँ, उनका भी भ्रष्टाचार उन्होंने प्रकाशित किया था। उसके कई और पार्षद लोगों के भ्रष्टाचार को उन्होंने प्रकाशित किया है। तो हमको लगता है कि अगर आदमी भ्रष्टाचार को, जिसको कोई मतलब इतना बहुत साहसिक काम है, इतने बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक्सपोजर करना कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई आदमी इस तरह का काम कर रहा है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको तो इनाम मिलना चाहिए। और उसका प्रत्याड़न हो रहा है, उसको जिला बदर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने उनसे ये कहा कि देखिए कि ये जो परसेप्शन जा रहा है जनता में, वो ये है कि जो सूचना के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका प्रत्याड़न हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसलिए उनको इसलिए किया गया है कि उन्होंने बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था शासन प्रशासन स्तर पर, इसलिए आज तक जो अगर वो कुछ गलत काम कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं हुआ, आज ही कैसे उनका मतलब वो हुआ। तो उनका ये कहना था कि नहीं, ऐसी बात नहीं हुआ, आप एक तरफा आप तस्वीर पेश कर रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं है। वो अपने को कहते हैं कि वो अपने को जो है आरटीआई की आड़ में जो है अपने को प्रकाशित कर रहे हैं, उनका ये कहना था। हमने अभी तक इसको बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसको निरस्त नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा अगर इसको निरस्त करना है तो आप जो हैं
ये कमिश्नर जो हैं यहाँ के गढ़वाल कमिश्नर। तो ये लड़ाई आप आगे लेके जाएंगे या ये लड़ाई यही थम जाएगी आपकी तरफ हम से? यहाँ पर थामेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे पास दोनों तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है और ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो जोखिम भरी लड़ाइयाँ हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, उनके खिलाफ तो भाई शिकायतें हैं और कहीं पर भी वो जो है खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो अब हमको लगता है कि हम इसे पर यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसका जो यहाँ पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कहते हैं, जो पुलिस ने जो नेहरू कॉलोनी थाना वालों ने इनको दी है डीएम साहब को, उस रिपोर्ट को हम आरटीआई में मांगेंगे। उन्होंने क्या क्या उसमें दिखाया है, और यहाँ दूसरी तरफ भी जो लोग उनको जानते हैं उनसे भी उनकी जानकारी लेंगे, और हम कमिश्नर साहब को भी लिखेंगे कि इस तरह की स्थिति है और इनको इसको जो है ये थाना ये जिला बदल हुआ है, इसको आप निरस्त करें, उनको वापस ले आए। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये लड़ाई बहुत हमले हो जाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट पे। तो क्या आज के दौर में एक आरटीआई एक्टिविस्ट बने रहना कितना मुश्किल है? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कानून तो देश में बन गया है, लेकिन उस पर किस तरह से अमल हो उसकी चिंता किसी को नहीं हुई है। बड़ा हल्ला हुआ कि आरटीआई आ गया, ये हो गया। शुरू में तो यहाँ मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर आरटीआई टास्क फोर्स था उत्तराखंड में, मैंने ही सारा आरटीआई का ताम झाम जो है सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। यहाँ तक कि सूचना आयोग को भी बनाने में हम लोगों मान लो सिंचाई सचिवालय में हम थे, उस वक्त हमने जो ट्रेनिंग दी थी तो लोग बड़ी तारीफ़ करते थे आरटीआई आ गया है। तो हमने यही कहा था कि आ तो गया है, लेकिन इसमें जो मानसिकता में परिवर्तन आता है, इसका असली टेस्ट ये है कि जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन आता है या नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, वही इसका असली है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है उस तरह का परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है कि उसको रूटीन के तौर पर कोई एप्लीकेशन आते हैं, उसका कुछ दे देते हैं, उसमें गलत शरत दे देते हैं, फिर उसके बाद लंबा चलता है, 2-2, 3-3 साल तक जो आयोग में मुकदमा चलता है, आदमी थक जाता है, उसको अपना पैसा खर्च करता है, दूर दूर से आते हैं, सुनवाई के लिए आते हैं, और ये लोग अपने बैठे रहते हैं। तो आरटीआई और दूसरा ये है कि उसमें खतरा इतना ज़्यादा है कि उत्तराखंड में 4 जो है एक्टिविस्ट की हत्या हुई है सिर्फ आरटीआई की वजह से। हम उनको हर साल सम्मानित करते हैं। न्याय मिल पाया है आज तक उन्हें? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको, उनके घर वालों का, उन्होंने उसको, सरकार ने उसको अपराध पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत उनको रख दिया है। उसमें हम चाहते हैं कि उनके परिवार को कुछ जो है मिल जाए, कुछ मुआवजा टाइप का उनको मिल जाए। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने उनकी हत्या की है उनके पीछे हम चाहते थे कि सीबीआई लगे, लेकिन सीबीआई कोई लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो दुनिया भर के मुद्दे उठाते हैं, दुनिया भर के जो तमाम लोगों की जो संघर्ष है उसको एक प्लेटफॉर्म में रखते हैं ताकि उनको न्याय मिल पाए, क्या आरटीआई एक्टिविस्ट जब इस दौर से गुजरता है क्या उसको न्याय मिल पाता है? ये बड़ा ही ऐसा मतलब ये सवाल जो मेरा है ये मतलब बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सवाल भी आप किसे कह सकते हैं। मैंने जो कहानी कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। मेरे कई मित्र थे, मैं सचिवालय में रहा हूँ और पहले मैं भारत सरकार में रहा हूँ, तो अब जो है मेरे मित्र भी हमसे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो है आरटीआई एक्टिविस्ट का ठप्पा लगा हुआ है। और बड़े बड़े अधिकारी जो जिनके साथ हमने काम किया है वो भी कहते हैं भाई आप तो एक्टिविस्ट हैं, यानी एक्टिविस्ट होना जैसे गुनाह हो गया है, एक अपराध हो गया है। और जब ये सरकार का कानून है तो ऐसा है कि ये तो मतलब इसमें जोखिम तो है। और हमारे कई साथी जो हैं, करीब 50-60 लोग जो हैं इससे भुगत रहे हैं। कई लोगों को गलत उसमें जेल में डाला गया है, फर्जी मुकदमे वो करके कईयों को मारपीट हुई है, कईयों का मतलब जो है उनको धमकियाँ मिलती हैं। और जैसे तहसीलदार के खिलाफ किसी ने तो गांव में जाकर कौन है भाई, किसने भेजी है आरटीआई, तो इस तरह की परिस्थितियों में आरटीआई वालों तो लगता है आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो विकेश नेगी ने जानकारी मांगी और जो भ्रष्टाचार का उजागर किया, कहीं उसकी सजा विकेश नेगी को मिल रही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, और हमने यही लिखा भी है अपने ज्ञापन में, और हमने उनसे कहा भी यही है कि ये हो रहा है क्योंकि आज तक तो आपने कुछ नहीं किया अगर ऐसा था। अब चूँकि इसने इतना बड़ा खुलासा किया है इसलिए आप एक्शन ले रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें, हम अभी एक तरफ अभी हमारी बात हुई है, दूसरी तरफ से उनसे भी विकेश नेगी से हम मिलेंगे, वो अभी उनको मिले नहीं हैं, उनकी जिला बदल हो गए हैं, उनसे मिलेंगे। और जो उनके दूसरे जानकार लोग हैं उनसे भी उनके बारे में जानकारी लेंगे और इसको हम आगे लड़ाई को आगे मुकाम तक पहुंचाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या एक आरटीआई एक्टिविस्ट को
कानून के तहत कोई अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान है? जिस तरह से किसी नेता को धमकी मिलती है, कुछ भी होता है, उसे तत्काल सुरक्षा मिल जाती है, तत्काल पुलिस के जवान मिल जाते हैं उसे, तो क्या आरटीआई एक्टिविस्ट को इस तरह की सुरक्षा सरकार उपलब्ध करवाती है? देखिए, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार के गृह विभाग ने एक एडवाइजरी यहाँ भेजी है हर प्रांत में, और यहाँ के जो गृह सचिव हैं उन्होंने एडवाइजरी इश्यू की हुई है पुलिस वालों को, सबको, कि भाई आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ अगर कहीं पर उसका शोषण हो रहा है या उसको तंग किया जा रहा है तो आप संवेदनशीलता के साथ उनके साथ कीजिए और उनके केस को पहले, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों में है, वो ऐसा नहीं रहा है। यही विकेश नेगी जो हैं अभी क्या करेंगे, कहते हैं हाई कोर्ट में लोग कहते हैं सारे जजेस ये तो वो है, क्या है ये, क्या है कहते हैं, ब्लैकमेलर, ये ब्लैक। अब जो जजेस ये कह रहे हो कि ब्लैकमेलर है, तब हमारी लड़ाई थोड़ा और मुश्किल हो गई ना। नहीं, आपकी लड़ाई विकेश नेगी को लेकर नहीं है, आपकी लड़ाई जो संघर्ष, जो पीड़ित वर्ग है, इसका मतलब ये है कि उनका परसेप्शन ये है, उनके दिमाग में सोच है कि जो आरटीआई वाले हैं ये ब्लैकमेलर। आरटीआई मतलब यही मेरा सवाल था आपका, जो आपके सवाल सवाल ये है, देखिए हमने तो ये सवाल कई बार उठ गया। नहीं, मेरा एक सवाल है, आप एक थोड़ा रोकूंगा आपको, आप ही का जो जवाब एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, और ये मेरा सवाल नहीं है, शासन प्रशासन कईयों का सवाल है। एक माना जाता है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग आरटीआई की आड़ में ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं, तो इसको लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट की छवि कहीं ना कहीं समाज में धूमिल हुई है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है, पहली चीज़ तो ये है कि आरटीआई क्लब के करीब 450-500 सदस्य हैं, उनमें कोई भी, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूँ, एक्टिविस्ट की जो बात है, ये सवाल कई जगह पे उठा है, कई मीटिंग्स में उठा है। हमने ये कहा है कि भाई देखिए, आरटीआई जो एक्ट है और आरटीआई एक्टिविस्ट जो सूचना मांगता है उसमें ब्लैकमेलिंग का तो स्कोप ही नहीं है। किसी का ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? अरे आपके पास सूचना दे दो ना। अब आप जब हमने 10 रुपए का फीस दे दी है, ऑब्जेक्टिव की बात होती है पीछे। भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं पर जब गलत हो रहा होगा तो वही तो ब्लैकमेल होगा ना। वो सवाल ये सही बात है कि आरटीआई एक्टिविस्ट अगर इतना नीचे गिर जाता है कि वो उसके साथ धंधा करने लग जाता है कि ठीक है हम तेरी पोल नहीं खोलेंगे तो हमको, तो वहाँ पर तो ब्लैकमेलिंग एक तरफा नहीं है। ब्लैकमेलिंग जिसने करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं उसको चुप कराने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो बदनामी के लिए आसान है। कोई भी आदमी जो हम कहते हैं तो वरना ब्लैक निकाल दो, कोई मेल नहीं आएगा आपके पास कोई मेल नहीं आएगी अगर आप अपने बर्तन से ब्लैक निकाल दो। आपके फाइलों में अगर ब्लैक है, आपने गलत काम किया है, आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने रिश्वत खाई है, और तब अगर कोई उसके बारे में पूछ रहा है तो आप तो उसको आप ब्लैक, मतलब उसको आप दे रहे हैं ना, घूस उसको दे रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर वो हुआ, वो तो बेचारा फिर कोई आदमी हो सकता है उसमें लालच में आ सकता है, लेकिन ये एकदम गलत धारणा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर हो सकता है। जांच होनी चाहिए, विकेश नेगी का इंटेंशन क्या है? बिल्कुल, विकेश नेगी के इंटेंशन की जांच होनी चाहिए। हाँ, विकेश नेगी की इंटेंशन का जांच होने चाहिए। हर आदमी जिसको ब्लैकमेलर कहते हैं उसके, हम तो इनको कहते हैं आरटीआई जो यहाँ पर आयोग है, हमने इनको कहा है कि आप ऐसे लोगों की छानबीन कीजिए, बताइए हमको ये कौन ब्लैकमेलिंग करते हैं और क्यों ब्लैकमेलिंग होती है, और ये जो लोग ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं वो कैसे लगा देते हैं, ये एक तरफा कैसे हो सकता है? ब्लैकमेलिंग का मतलब आप आदमी डूबा हुआ है गर्दन उसमें भ्रष्टाचार में और दूसरे पे लगा रहा है ये ब्लैकमेलर है। अपने को बचाने के लिए वो दूसरे को ब्लैकमेलर बना रहा है जो बेचारा सूचना मांग रहा है उससे। तो ये कहना सही नहीं है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर। यानी दाल में कुछ काला लग रहा है आपको, लेकिन जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, इसमें तो हम खुद जांच करेंगे, हम इनके बारे में खुद जांच करेंगे। विकेश नेगी का आप भी पता लगवाएंगे, विकेश नेगी का पूरा प्रोफाइल पीछे क्या इतिहास इनका? विकेश नेगी का पूरा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं और हमको इस पर गर्व है कि उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसको कोई नहीं कर सकता था आसान। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और ये जो है सरकार ये कहती है कि नहीं साहब वो तो एक उनका एक कवर है, हाँ, दूसरी चीज़ों को छिपाने। तो हम अभी जानना चाहते हैं कि सच में कवर है या जेन्युइन जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है, फंसाया गया है ये एक जेन्युइन काम फंसाया गया है या मतलब ये सही है गलत है। जी, ये थे हमारे साथ आरटीआई क्लब के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट बीपी मैठानी जी, जो बता रहे थे कि कुछ दाल में तो काला है, अब इसकी जांच होनी चाहिए कि दाल में केवल काला है या पूरी दाल ही काली है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।